84 भी अरहर की एक प्रजाति है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला प्रश्न है जो इसका, अरहर की दाल में प्रोटीन प्रतिशत होता है। देखिए अब यहाँ पर जो है प्रोटीन प्रतिशत जो है हमने 20.9 लिखवाया है, तो इसके हिसाब से आपका 22% वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। वैसे एक्चुअल में हमने बताया था आपको 20.9% जो है प्रोटीन होती है अरहर में, और इसके बाद इसमें जो है आयरन होता है, साथ साथ में आयरन के आयोडीन होता है, आयोडीन के बाद इसमें जो होता है लाइसिन एमिनो एसिड भी होता है, लाइसिन एमिनो एसिड के बाद सिटिजीन, अर्जिनिन, ये भी एमिनो एसिड जो होते हैं ये भी इसमें जो है एबंडेंस मात्रा में बाहुल्यता के साथ पाए जाते हैं। तो ये आपकी जो है अरहर है, तो अरहर की दाल में प्रोटीन वाला ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22%। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। नेक्स्ट है उपास 120 किस फसल की प्रजाति है और कितने दिनों में भी तैयार होती है। तो 120 इसीलिए इसका नाम है क्योंकि 120 दिन में तैयार होती है, दिन में तैयार होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, तैयार होती है, इसीलिए इसका नाम है उपास 120। ठीक है, 120 दिन में तैयार होती है, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया है उपास 120। तो ये है अरहर की अगेती किस्म, मतलब जल्दी तैयार होने हो, जैसे एक टाइमिंग होती है कि लेट तैयार होगी या जल्दी तैयार होगी, तो ये जल्दी तैयार हो जाने वाली किस्म है अरहर की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विश्व में अरहर की प्रथम संकर प्रजाति जो है तो वो ICPH 8 है। ठीक है, ICPH 8 प्रथम संकर किस्म है। ICPH 8 अभी हमने आपको बताई थी, या ICPH 8 जो है प्रथम अरहर की हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस फसल को रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। अभी हमने इसके आपको 4 नाम बताए थे, हमने कहा इसी को जो है अरहर कहते हैं, इसी को हम जो है रेड ग्राम कहते हैं, रेड ग्राम लाल चना, है ना, इसी को जो है पिजन पी कहते हैं, पिजन पी कहते हैं, इसी को जो है हम और क्या कहते हैं, रेड ग्राम, पिजन पी, अरहर, तुर, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तुर। ये इतने नाम इसके होते हैं, अरहर है, रेड ग्राम है, पिजन पी है, तुर है। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, अरहर के। हमने बताया नाम से भी प्रश्न इसका जो है पूछ दिया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों ये अरहर वाले प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है ज्वार और बाजरे की खेती बताएंगे कल की क्लास में यानी कि। ठीक है, और उसके बाद जो है सूरजमुखी और बरसीम की खेती हो जाएगी एक क्लास में। उसके बाद जो है हम आपका जो है दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, आपको तैयारी पूरी रखनी है, जैसे ही ये सारी की सारी फसलें होंगी तो सारी फसलों का एक साथ जो है 60 प्रश्न का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आप जो है लगातार बना के रखिए। ठीक है, इसके बाद आप बायो की क्लास करेंगे।
चलिए भाई, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बच्चों, पिछले टर्म पर हम लोगों ने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताया था। खरगोश में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता था उसके बारे में हमने आपको बता दिया था, और उसमें हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराए भी थे। और उसके पहले वाला जो टॉपिक था पाचन तंत्र था, उसको भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज जो श्वसन तंत्र है ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, पूरा कंप्लीट होगा, और अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज हम श्वसन खत्म करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, और अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ लिखा है, खरगोश के दाएं फेफड़े में, यहाँ लिखा है खरगोश के दाएं फेफड़े में कुल कितने पिंड पाए जाते हैं। मतलब आपको पता है कि जो खरगोश होता है उसके बाद भी फेफड़ा होता होगा, ठीक है। और ये पूछा रहा है उसका जो राइट लंग्स होता है, मतलब इसे बोलेंगे जो राइट लंग होगा, जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग्स, ठीक भाई, राइट लंग्स जो होते हैं उसकी बॉडी में जो कितने पिंड पाए जाते हैं, कितने लोब पाए जाते हैं बच्चों। तो इसको जरूर याद करके जाइए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राइट लंग्स होता है उसकी बॉडी के अंदर जो लोब पाए जाते हैं, जो लोब पाए जाते हैं उसकी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है, 4। ये बात समझ लें कि हमेशा इसके राइट लंग्स में 4 चैम्बर पाया जाता है। मतलब 4 चैम्बर मतलब इसमें 4 पिंड या 4 लोब पाए जाते हैं। मतलब इसका जो आंसर आपके सामने होगा वो 4th हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद करके जाइए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों यहाँ पे, खरगोश में पसलियों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, इन पसलियों को हम लोग बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। ये पूछा जा रहा है कि जो खरगोश होता है उसमें रिब्स या पसलियों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो चाहे आप पसलियों की बात करें, चाहे खरगोश में बात करिए, चाहे हम अपनी बॉडी में बात करें, दोनों बिल्कुल सेम होता है। मतलब जो रिब्स होते हैं बच्चों ये टोटल होते हैं 12 पेयर। ये टोटल होते हैं 12 जोड़ी होता है, 12 पेयर होता है, 12 जोड़ी। या हम ऐसे बोलते हैं टोटल कितना हो जाता है बच्चों, तो टोटल हो जाएगा 24। टोटल हो जाएगा 24, मतलब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बात समझ लीजिए, चाहे हम अपने बारे में बात करें, चाहे ह्यूमन के बारे में बात करें, या हम खरगोश के बारे में बात करें, इसमें जो पसलियां या रिब्स होती है उसकी टोटल जो संख्या होती है 12 पेयर होती है। या हम 12 पेयर ना बोल करके टोटल क्या बोलते हैं भाई? 24, 24 होती है, ठीक है। और अगर हम बोन्स या हड्डियों के बारे में बात करेंगे तो 208 होती है, 208 होती है हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों की संख्या। अगर हम पसलियों के बारे में बात करेंगे तो पसलियों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 12 पेयर, या कभी कभी वो आपको क्या दे देगा? 24 दे देगा। तो किसी भी तरीके से दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका तीसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 12 जोड़ा या 12 पेयर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तीसरा आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे, खरगोश में श्वासोच्छ्वास, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। बोला गया कि जो खरगोश होता है उसके बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग को नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को जो श्वसन होता है या ब्रीदिंग होती है उसको नियंत्रण करने वाला जो सेंटर होता है बच्चों, वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में। ये हमेशा याद कर लीजिए, चाहे खरगोश हो या कोई भी मैमल्स हो, कोई भी मैमल्स या कोई भी स्तनधारी हो, अगर उसकी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग हो रही है, चाहे वो खरगोश हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा उसके ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास को कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है बच्चों, वो हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में पाया जाता है, या हम उसे बोलें मस्तिष्क पुक्ष में पाया जाता है। या हम ऐसे बोलते हैं सिंपली कि हमारी बॉडी के अंदर जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है,
उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में या खरगोश के मस्तिष्क में भैया मेडुला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पूरा नाम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। वह पूरे श्वसन तंत्र को या पूरे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, या हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा है कि खरगोश में श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है। बच्चों देखो यहाँ लिखा है फेफड़ों में, तो फेफड़ों में बच्चों वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन किया जाता है, कंट्रोल नहीं होता, उसको उसके द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ लिखा है नासापथ में, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर उसको बॉडी के अंदर क्या करते हैं भैया, अंदर ले जाते हैं नासापथ के द्वारा। फिर आगे लिखा है इन सभी में, तो बिल्कुल नहीं, बस जो यहाँ लिखा है मस्तिष्क सूक्ष्म, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, यहीं पर इसी ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एक नाम बताया, उसका नाम होता है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसका नाम होता है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे बच्चे बिल्कुल याद करके जाएंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन में या खरगोश के ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो बिल्कुल सारे के सारे जो ब्रीदिंग रेट होते हैं या हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और आपको ये नाम भी याद करके चलना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे लिखेंगे ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो ये हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे आप नोट कर लें, जितना पॉइंट यहाँ पे लिखा है इसको भी नोट कर लीजिए, आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए भाई इतना हो गया, इतनी बात हो गई। यहाँ पे पूरा कर लेंगे ब्रीदिंग रेट, ठीक है भाई, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बात और आपको बता दें थोड़ा सा नोट करके, तो नोट करके आप एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया आपको श्वासोच्छ्वास के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि हमारी बॉडी में या खरगोश की बॉडी में, उसके शरीर में जो ताप होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, अगर हम बात करें बॉडी के टेम्परेचर के बारे में या तापमान के बारे में, तो इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है, इसको कंट्रोल करने का जो केंद्र होता है, वो भी कहाँ पे होता है बच्चों, हमारी बॉडी में जो तापमान को कंट्रोल करने का जो केंद्र होता है बच्चों, ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है। और मस्तिष्क के एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। जरूर याद करके जाए सभी बच्चे, इसका नाम होता है बच्चों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर में या खरगोश के शरीर में उसके बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। और इसका भी जो केंद्र होता है, इसका भी जो सेंटर होता है, ये भी बच्चों कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। मतलब तापमान को नियंत्रित करने का जो केंद्र है मस्तिष्क में, या फिर हम बोले श्वासोच्छ्वास को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो कहाँ पे भैया, ब्रेन में है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अगर इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को, अगर इतनी बात समझ में आती है तो काफी अच्छी बात है। चलिए भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, उनको ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। या जिन बच्चों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, श्वसन पौधों के अंदर, उनको भी ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। यहाँ लिखा है बच्चों सिट्रिक अम्ल चक्र, इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, और हम इसको इंग्लिश में बात करें तो बोलेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ लिखा है साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, इसको हम बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं OAA, नाम याद करके जाइए,
ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनने से पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन होता है। लिखा बच्चों, पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कैसे होता है? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा करके बताऊं आपको, तो सारे बच्चे बिल्कुल थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लें मैं क्या बताने वाला हूँ। बच्चों अगर आपने कभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा हो, ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा देख लें। अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक वर्ड लिखूं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक भाई, यहाँ पे अगर हमने लिखा ग्लाइकोलिसिस के बारे में तो थोड़ा देखें, ऐसे होता है। ग्लाइकोलिसिस में बच्चों क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ग्लूकोज इसमें पाया जाता है 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। और जब इसको कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, कन्वर्ट, तो बच्चों ये बनता है पायरुविक एसिड में या पायरुविक अम्ल में। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी चीज है बट बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा भाई। पायरुविक एसिड बनता है बच्चों, पायरुविक एसिड में जो कार्बन आता है वो 3 कार्बन आता है, 3 कार्बन, ठीक है। अगर हम पायरुविक एसिड के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH3COCOOH, ऐसे होता है, ऐसे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भैया कितने कार्बन है? 6 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। लेकिन हमें इसको पूरा करना पड़ेगा, इसकी मोलैरिटी को, मतलब इसके मोल को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बराबर हो गया, बिल्कुल 6 कार्बन यहाँ भी हो गए और यहाँ पे 2 मोल बना तो पूरा कार्बन कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ में आती है। अब हम वहाँ पे क्वेश्चन उसने बोला कि जो सिट्रिक एसिड अम्ल है, या हम इसको बोलेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल, बहुत ध्यान से समझें। उसने बोला कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, अगर हम इसको चलाते हैं, अगर सिट्रिक अम्ल चक्र को हम चलाते हैं तो उसके पहले जो पायरुविक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट होता है? उसके पहले जो पायरुविक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट होता है? बहुत ध्यान समझ लें। इसी को बच्चों हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोलते हैं क्रेब्स चक्र, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, या हम बोले क्रेब्स चक्र, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। और ये वाला चलता तो भाई किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। सिंपल सी बात है, पहले ये चलता है, ये कहाँ चलता है भाई? ये चलता है कोशिका द्रव्य में, या हम बोले साइटोप्लाज्म में चलता है। जब ये खत्म होता है तब जाकर के ये वाली प्रोसेस चलती है, क्रेब्स चक्र, या बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अब दो क्या होता है, उसने बोला कि ये जो पायरुविक अम्ल है, ये जो पायरुविक अम्ल है, अगर इसको क्रेब्स चक्र के अंदर जाना है तो पहले इसके अंदर क्या होगा भैया? पहले इसके अंदर क्या होगा बच्चों? याद कर लें, पहले इसके अंदर होता भैया डीकार्बोक्सिलेशन। एक वर्ड होता है डीकार्बोक्सिलेशन, आपने पढ़ा भी होगा कि जब कभी किसी भी कंपाउंड से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाए, मतलब उसको हम बाहर निकाल दें। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे बच्चों CO2 को बाहर निकाल दूं तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे बच्चों 3 कार्बन था, जब आपने CO2 को निकाला तो कितने कार्बन बचे भाई? 2 कार्बन। बच्चों जो कार्बन जो बचता है उसका बच्चों नाम होता है एसिटिल को एंजाइम A। जबरदस्त, बिल्कुल समझ लीजिए, यही एसिटिल को एंजाइम A बच्चों अब जाकर के क्रेब्स चक्र के अंदर इंटर करता है। यही एसिटिल को एंजाइम अब जाकर के सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के अंदर अब जाकर के ये इंटर करता है। अब जाकर के बच्चों याद कर लीजिए, बिल्कुल ये एसिटिल को एंजाइम जब क्रेब्स चक्र के अंदर इंटर करता है तो उसके पहले इसके पास एक कंपाउंड और होता है बच्चों, उसका नाम होता है OAA, जो क्वेश्चन में दिया गया है OAA। इसके अंदर बच्चों 4 कार्बन पाए जाते हैं, 4 कार्बन, और इसके अंदर बच्चों पाए जाते हैं 2 कार्बन। तो सोच के देखिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 कार्बन। मतलब 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 6 कार्बन टोटल हो गया। बच्चों जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल, बच्चों जो पहली बार जो प्रोडक्ट उसमें बनता है सिट्रिक अम्ल, उसमें 6 कार्बन पाया जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब सिट्रिक अम्ल में 6 कार्बन पाए जाते हैं। और वो 6 कार्बन बच्चों कैसे बन रहा है? जो एसिटिल को एंजाइम का 2 कार्बन, OAA का 4 कार्बन, दोनों जब मिले तो कितने बन गए भाई? 6 कार्बन। कहने का मतलब पायरुविक अम्ल में क्या हुआ भैया? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन CO2 का निकलना। किसी भी कंपाउंड से जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो समझ लीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब ही होता है किसी भी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। जैसे ही निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 कार्बन था, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया तो भैया कितने कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन गया बच्चों? 2 कार्बन कंपाउंड। यही 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है और यही बोल रहा है भैया, उसका आंसर क्या होगा भैया? एसिटिल को एंजाइम A। अगर इतनी बात समझ में आती है भैया हमें बताइए, फिर आगे हम चलते हैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? अगर इतनी बात समझ में आती है तो हमें बताइए एक बार।
बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती नहीं आती? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हीं को ये थोड़ी बात समझ में आएगी। ठीक भाई, ये भी समझ लीजिए, पहले ग्लाइकोलाइसिस चलता है, फिर क्रेब्स साइकिल चलता है। समझ आ गया ना? चलो भाई, हो गया। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन पीछे पूरा आगे कर दिए थे क्या? चलो भाई, दो क्वेश्चन यही लिखा है यहाँ पे, जो ये लिखा है सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनने से पूर्व, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनने से पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन किसमें होता है बच्चों? तो पहले पायरुविक अम्ल बच्चों परिवर्तन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो बच्चे यहाँ लिखा है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसमें बच्चों कितने कार्बन पाए जाते हैं? 2 कार्बन कंपाउंड होता है। आंसर आपका बच्चों पहला वाला सही हो गया, पहला आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलो बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो बच्चों, तालु के विकास में खरगोश को लाभ होता है। तो लाभ भैया क्या होगा? भोजन वायु नली में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। इससे यही फायदा होता है कि भोजन जो होता है वो वायु नली में जा ही नहीं पाता। ठीक है, इसका यही फायदा होता है। इसका चौथा आंसर हो गया, सिंपल तरीके से याद कर लीजिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, फेफड़े में वायु का आवागमन क्या कहलाता है? बच्चों जैसे मान लीजिए हमने ये फेफड़ा बनाया, ये हमने फेफड़ा बनाया, और आपको पता है कि हम फेफड़ा बहुत बढ़िया बनाते हैं ऐसे। ये बच्चों फेफड़ा आपका हो गया, ये फेफड़ा है बच्चों। आपको पता है जब भी कोई एयर चलेगी, जब भी कोई एयर चलेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी। और आपको पता है कि फेफड़ा बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बिल्कुल होते हैं फेफड़े के। ठीक है भाई, ऐसे करके होता क्या भैया? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। उसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है भैया। क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। बिल्कुल समझ लीजिए, उसे बोलते भाई क्या? उसे बोलेंगे कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। मतलब हर सेल के अंदर से जो सेल बिल्कुल अंदर, जो एयर अंदर जा रही है, जो एयर बाहर जा रही है, उसे भैया बोलते हैं श्वसन। श्वसन के 2 पार्ट हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। तो यहाँ पे आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? कोशिकीय श्वसन हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? कोशिकीय श्वसन हो जाता है, कोशिकीय श्वसन हो जाता है, कोशिकीय श्वसन हो जाएगा भाई। तीसरा आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह खरगोश के संवातन में क्या होता है? क्वेश्चन लिखा है खरगोश के संवातन में क्या होता है? फुफ्फुसावड़ी गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। फुफ्फुसावड़ी गुहा का आयतन अपरिवर्तित रहता है बच्चों, कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं होता। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलो भैया आगे चलते थोड़ा सा। लिखा बच्चों, खरगोश में श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। लिखा है खरगोश में श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संवातन की दर एवं गहराई, गैसीय विनिमय, गैसों का परिवहन, कोशिकीय श्वसन। बच्चों जरूर याद करके जाइए, जो ब्रीदिंग होता है, जो श्वसन होता है, उसके रेट को और उसकी डीपनेस को, उसके रेट को और उसकी डीपनेस या गहराई को ही भैया कंट्रोल किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा खरगोश में जो श्वसन केंद्र होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भैया क्या है? संवातन की दर, दर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। और गहराई को क्या बोलेंगे भैया? डीपनेस। क्या बोलेंगे? डीपनेस, डीपनेस बोला जाता है। उसकी गहराई को भैया कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी चीजों को एक्सप्लेन करने की, वो क्वेश्चन मैं अपने आप एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। चलिए, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो गया।
ठीक भाई, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा है खरगोश के श्वसन की दक्षता कम हो जाती है। लिखा है खरगोश के श्वसन तंत्र की दक्षता कम हो जाती है, ज्वारीय से, अवशिष्ट से, निष्क्रिय से। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय, मतलब इसे बोलेंगे पैसिव। पैसिव क्या बोलेंगे भैया? पैसिव, पैसिव आयतन, पैसिव वॉल्यूम से बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। आपके एग्जाम में कोई पूछा था कि किसमें किस प्रकार का शोषण किया जाता है, जैसे आपने खरगोश के बारे में पढ़ा होगा, लंग से होता है, ह्यूमन बॉडी में लंग से होता है, अर्थवर्म में स्किन से होता है, फ्रॉग में स्किन, लंग्स एंड बैकोफेरियल कैविटी से होता है। तमाम सारे जो इंसेक्ट होते हैं उसमें ट्रैकियल ट्यूब से किया जाता है। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो लिखा है मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा चलेगा, यहां देखना थोड़ा सा। लिखा है यहाँ पे मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा है बच्चों की जो मनुष्य होता है, या हम सीधे सीधे बोलते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, बहुत ध्यान समझ लें। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे बोलते हैं स्तनधारी। या हम सीधे बोलते हैं जो स्तन धारण करने वाले होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, जो मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं बच्चों, उनकी बॉडी के अंदर जो श्वसन अंग होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं, या फेफड़ों बोले हम। उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या बोलेंगे भाई? लंग्स। ये बात समझ लीजिए, लंग्स। और लंग्स की जो कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर जो चढ़ावा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। उसका नाम ही होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो उसके ऊपर कवर किया जाता है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि जितने भी स्तनधारी हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो श्वसन होता है बच्चों, वो लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है। और सबसे अहम बात आपको जानना है, पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर सबसे शुद्ध रक्त, बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, शरीर के अंदर सबसे शुद्ध रक्त या सबसे बढ़िया ब्लड, सबसे अच्छा ब्लड, सबसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पाया जाता है बच्चों, वो फेफड़े में, लंग्स में पाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे शुद्ध रक्त कहाँ होता है बच्चों, तो सबसे शुद्ध रक्त फेफड़े में होता है। सबसे शुद्ध रक्त फेफड़े में होता है, ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा बच्चों। आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। बच्चों अगर गिल्स के बारे में बात करें तो आपको पता है गिल्स भैया किसमें होता है? मछलियों में होता है। उसे मछलियों के द्वारा शोषण किया जाता है, गलफड़े गिल्स के द्वारा। तो गिल्स बच्चों मछलियों में हो जाएगा। यहाँ लिखा है शरीर की नम सतह द्वारा, जो नम सतह होता है बच्चों, मॉइस्ट स्किन होता है, वो फ्रॉग, मेढक के द्वारा किया जाता है, या हम बोलते हैं सिंपली अर्थवर्म या केचुए के द्वारा, मॉइस्ट या नम सतह के द्वारा शोषण किया जाता है। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर है भाई, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो। गिल द्वारा मछलियों में, नम सतह द्वारा बच्चों केचुआ में, या हम बोलते हैं भैया किसमें? फ्रॉग में, फेफड़े द्वारा भैया हम लोगों में खरगोश में, और देह व्यक्ति, बॉडी कैविटी तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे भैया नोट कर लें सारे के सारे, यहाँ से चलते हैं आगे, सब नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। ठीक भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, देखिए मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में O2 की मात्रा होती है। यहाँ लिखा वायु, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में O2 की मात्रा क्या होती है? बच्चों याद कर लें कितना परसेंट होता है बच्चों? 16%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
16% याद करके जाइए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि कितने परसेंट भैया हम लोग क्या करते हैं ब्रीदिंग में चीजों को बाहर निकालते हैं। तो 16% भाई निकालते हैं। कितने परसेंट भाई? 16% निकाला जाता है। ठीक भाई, केशव शर्मा भाई बाद में बताएंगे, ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन बता देंगे कभी उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखा बच्चों। श्वसन क्रिया संपन्न होती है केवल फेफड़ों की कूपिका कोशिकाओं में, केवल आहार नाल की कोशिकाओं में, केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं में, शरीर में समस्त कोशिकाओं में। बच्चों याद कर लें, शरीर की जितनी भी सेल्स होती हैं, शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, सब शरीर के अंदर भी यह श्वसन क्रिया होती है। वो कोई भी सेल हो, हर एक सेल, एवरी सेल कैन बी रेस्पायर्ड, हर एक सेल भैया रेस्पिरेशन करती है। प्रत्येक सेल को श्वसन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब कोई भी ऑक्सीजन लंग्स में जाता है तो लंग्स से भैया ब्लड से, ब्लड के द्वारा वो सारे सेल में पहुंचाया जाता है, सारे सेल में। याद कर लें तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्त कोशिकाओं के द्वारा भाई। ठीक भाई, ठीक भाई, चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया में बाहर निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। बच्चों सभी सारी की सारी चीजें भैया हम बाहर निकालते हैं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल बाहर निकाली जाती है। ठीक भाई, सारी की सारी गैसें बाहर निकाली जाती है। इसका आंसर चौथा हो गया। चलो बच्चों अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, वायु में शरीर लेने की क्रिया को कहते हैं ब्रीदिंग, एक्सपायरेशन, रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। तो बच्चों वायु में शरीर में, वायु को शरीर में लेने की क्रिया को भैया क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग, एक्सपायरेशन, रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। भैया क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? यहां बोला जा रहा है लेने की क्रिया को भैया क्या बोलेंगे? जो चीज अंदर जा रही है, जिसको हम अंदर ले रहे हैं भैया, उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे इंस्पायरेशन बोला जाएगा। मतलब उसे ऐसे बोलेंगे भैया, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन बोला जाता है, इंस्पायरेशन बोला जाता है भैया। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल। 19 भाई क्या, जरा पीछे करो, जरा एक बार देख लें 19 वाले में। हाँ भाई 19 वाले में क्या समस्या है? सारा का सारा हो जाएगा भैया। श्वसन क्रिया में बाहर निकाला जाता है भैया, CO2 भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाता है। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है बहुत लीस्ट अमाउंट में, लीस्ट अमाउंट भैया। तो याद कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर निकाली जाती है भैया, ऑक्सीजन भी बाहर निकाली जाती है। 16% के आसपास ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है भाई। इसका आंसर आप एवब हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, निम्नलिखित में से स्वर यंत्र कौन होता है बच्चों? स्वर यंत्र भैया बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलेंगे भैया? वॉइस बॉक्स बोला जाता है। और बच्चों वॉइस बॉक्स को बच्चों क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। क्या बोलेंगे भाई? लैरिंग्स। इसे क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों? लैरिंग्स। मतलब इसे लैरिंग्स बोला जाएगा। ये हम लोगों में तो लैरिंग्स है, पक्षियों में बच्चों इसे बोलते हैं सायरिंग्स। ये भी याद कर लें कि पक्षियों में स्वर यंत्र का नाम क्या होता है बच्चों? सायरिंग्स होता है। मतलब पक्षियों में ऐसे लिखेंगे सायरिंग्स, पक्षियों में बोलेंगे सायरिंग्स। ये पक्षियों में होता है और ये वाला हम लोगों में होता है भाई। ठीक भाई, अमन कुमार रावत भाई, जो चीज आपके सिलेबस में नहीं उसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जरूरत होगी तो हम आपको खुद ही बताएंगे, परेशान ना होइए। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, यहां लिखा है श्वसन की सही समीकरण बताइए। सभी बच्चे बिल्कुल आंसर फटाफट बताएं। चलो भाई बताओ फटाफट क्या आंसर है। श्वसन का सही समीकरण बताइए। भैया आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला आंसर भाई सही हो जाएगा, ठीक है।
चलो बिल्कुल सही है, हर्ष शर्मा, डोली यादव, हरिओम। ठीक भाई, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। डोली यादव भी सही जवाब उनका। चलिए बढ़िया है, वेरी गुड। अभिषेक कुमार बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चों याद रखिए, सैटरडे को, शनिवार को आपकी BHU BSc 2008 एग्रीकल्चर में जो बायो का पेपर आता है उसको सॉल्व कराया जाएगा। बिल्कुल रेडी रहिए, तैयार रहिए। सैटरडे शनिवार को बिल्कुल धुआंधार एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत विधिवत तरीके से बताएंगे। शनिवार को आपको यूट्यूब पर वो क्लास कराई जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, मुकुल शर्मा, ऋतिक भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल सही मुकुल भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखा बच्चों, ऊर्जा का सिक्का किसे बोला जाता है? कॉइन ऑफ एनर्जी बच्चों ATP को बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? ATP। ATP। अब इसका पूरा नाम याद करिए, इसे बोलेंगे भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम याद करें भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम याद करें, सबका फुल फॉर्म याद करिए। ADP का भैया क्या नाम होगा? ADP का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक क्वेश्चन कभी पूछा गया भाई, पूरा नाम बताइए। चलो भाई, NAD का नाम क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये नाम पूरा याद करिए। चलिए भाई, इसका नाम हो जाएगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। केवल P की जगह फॉस्फेट कर लीजिए, बाकी सारा सेम रहेगा। ये सारे के सारे भैया फुल फॉर्म आप याद करके जाएं, सारे के सारे फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके बाद निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पूरा नाम याद करके जाइए भाई। ठीक भाई, बिल्कुल हर्ष शर्मा, बिल्कुल अनुपम, अमन, ठीक भाई, नागेंद्र, ऋतिक, ठीक भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जब तक भाई समझ लीजिए, आप अगर एक भी क्लास छोड़ते हैं तो आपको बिल्कुल उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको एक भी क्लास छोड़ेंगे अगर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम बाद में देख लेंगे। बाद में तो आप देख ही लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक भी क्लास अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। एक भी क्लास, अगर एग्जाम तक आपने एक भी क्लास छोड़ी तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। चलिए भाई, इतना नोट हो गया। हाँ, AMP का नाम भाई होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल सही। AMP का नाम अमन कुमार रावत ने बोला है। AMP का नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो भाई, इतना नोट हो गया, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं, मतलब यहां बोला गया जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बात समझे भाई। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है अवायवीय श्वसन। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग जब जिम करते हो, कहीं दौड़ते हो, कहीं कूदते हो, तो आप थक जाते हो। क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जो ग्लूकोज है खत्म हो गया। अब वो ग्लूकोज कन्वर्ट होने लगता है भैया लैक्टिक अम्ल में। तो आप समझ लें, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती भाई क्या? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न कर लगती हैं, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करती भैया। तो याद कर लें, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता भैया? थकान महसूस होने लगती है, लैक्टिक एसिड। ये जरूर याद करके जाइए भैया, किसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल बच्चों कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मांसपेशियों में जाकर के स्टोर हो जाता है। मांसपेशियों में जाकर के भाई स्टोर हो जाता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बढ़िया।